हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक जैकोबियन। जैकोबियन एक नया टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। जैकोबियन स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जैकोबियन होता क्या है और इसे हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं। जैकोबियन एक ऐसा एक टूल है जिसके बेसिस पर हम एक पर्टिकुलर टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम के फंक्शन को किसी दूसरे टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम में फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि जैसे कार्टेशियन फॉर्म में, और कार्टेशियन फॉर्म में कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में इक्वेशन हमें गिवन है एक्स और वाई की फॉर्म में, तो उसे हम पोलर फॉर्म में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे या किसी कार्टेशियन फॉर्म इंटीग्रल को पोलर फॉर्म इंटीग्रल में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये यूज होने वाला एक टूल है जिसकी हेल्प से हम एक टाइप के वेरिएबल को, कोऑर्डिनेट सिस्टम के वेरिएबल को दूसरे टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर हम एक और यूज है इसका कि अगर हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस गिवन है और वो फंक्शन आपस में रिलेटेड है या नहीं, उनमें कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये अगर चेक करना है तो भी हम किसका यूज कर सकते हैं उसको चेक करने के लिए, जैकोबियंस का। जैकोबियन जो टॉपिक है, इसका नाम एक मैथमेटिशियन हुए हैं जो कार्ल गस्टोव जैकब जैकोबी, उनके नाम पर रखा गया है। ये जर्मन मैथमेटिशियन थे, उन्हीं ने अपने नाम पर यहाँ पर इसको नेम दिया जैकोबियन। तो जैकोबियन है क्या, पहले स्टूडेंट्स की डेफिनेशन को थोड़ा सा जान लेते हैं। डेफिनेशन सेज दैट इफ y1 इज इक्वल टू y1 विच इज द फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, सिमिलरली y2 भी कोई एक वैल्यू है, y2 भी एक फंक्शन है जो कि किसका फंक्शन है, x1 x2 x3 एंड सो ऑन कहाँ तक xn, एंड सिमिलरली y3 भी फंक्शन है किसका, यानी कि y3 की वैल्यू भी किसकी फॉर्म में, x1 x2 x3 अप टू xn की फॉर्म में है, एंड सो ऑन देयर आर n फंक्शंस अप टू yn तक। इसी तरीके से हमारे पास n फंक्शंस हैं और वो सभी के सभी की वैल्यू किसकी फॉर्म में है, x1 x2 x3 अप टू xn की फॉर्म में है। देन जैकोबियन ऑफ y1 y2 y3 up to yn with respect to x1 x2 x3 up to xn is denoted by del y1 y2 y3 up to yn with respect to del x1 x2 x3 up to xn। इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, और कुछ ऑथर्स, कुछ राइटर्स इसे ऐसे भी डिनोट करते हैं जे y1 y2 y3 up to yn। तो इसका नोटेशन है ये जैकोबियन का। उसके बाद जैकोबियन की डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज Jacobian of y1 y2 y3 up to yn with respect to x1 x2 x3 up to xn is equal to, मीन्स अगर y1 y2 y3 yn का जैकोबियन फाइंड आउट करना है विद रेस्पेक्ट टू x1 x2 x3 xn, देन इट विल बी इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इन विच फर्स्ट रो इज डेरिवेटिव ऑफ y1, मीन्स फर्स्ट रो में जो आएगा आपका y1 का डेरिवेटिव आएगा। y1 मीन्स न्यूमरेटर में जो फर्स्ट टर्म है इसका डेरिवेटिव आएगा किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट रो में y1 का ही डेरिवेटिव आएगा उन सभी के रेस्पेक्ट में जो आपको डिवाइड में दिख रहा है। यानी कि वेरिएबल कौन कौन से दिख रहे हैं, x1 x2 के रेस्पेक्ट में y1 का डेरिवेटिव, x2 के बाद x3 के रेस्पेक्ट में y1 का डेरिवेटिव एंड सो ऑन अप टू y1 का पार्शियल डेरिवेटिव कहाँ तक, xn के रेस्पेक्ट में। सेकंड रो में आपका y2 का पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, सेकंड रो तो सेकंड एलिमेंट जो न्यूमरेटर में उसका, यानी कि y2 का डेरिवेटिव आएगा किसके रेस्पेक्ट में, नीचे जो सभी हैं उन्हीं के रेस्पेक्ट में, यानी कि x1 के रेस्पेक्ट में y2 का पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, y2 का पार्शियल डेरिवेटिव x2 के रेस्पेक्ट में, y2 का पार्शियल डेरिवेटिव x3 के रेस्पेक्ट में एंड सो ऑन y2 का ही पार्शियल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, अप टू xn के रेस्पेक्ट में। इस तरीके से ये आता चला जाएगा। और सबसे लास्ट लाइन में आपको सिमिलरली पैटर्न फॉलो होते हुए yn जो सबसे लास्ट में है न्यूमरेटर में, इसका डेरिवेटिव आएगा x1 के रेस्पेक्ट में, फिर yn का ही x1 x2 के रेस्पेक्ट में, yn का डेरिवेटिव x3 के रेस्पेक्ट में एंड सो ऑन, yn का ही पार्शियल डेरिवेटिव होगा किसके रेस्पेक्ट में, xn के। और ये टोटल जो बनेगा ये डिटर्मिनेंट
किसके इक्वल होगा, जैकोबियन ऑफ y1 y2 y3 yn विद रेस्पेक्ट टू x1 x2 x3 xn के होगा। मींस जैकोबियन ऑफ y1 y2 y3 yn विद रेस्पेक्ट टू x1 x2 x3 xn आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट रो में आपको y1 के पार्शियल डेरिवेटिव करने होंगे सभी के रेस्पेक्ट में x1 x2 x3 xn के। फिर सेकंड प्लेस पर आपको न्यूमरेटर में जो दिख रहा है y2 उसका सेकंड रो में डेरिवेटिव आएगा x1 x2 x3 xn के रेस्पेक्ट में। इसी तरीके से थर्ड रो में y3 का आएगा, फोर्थ रो में y4 का और अप टू nth रो में yn का। तो ये आपको एक डिटरमिनेंट मिल जाएगा। ये जो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड जैकोबियन ऑफ y1 y2 y3 yn विद रेस्पेक्ट टू x1 x2 x3 xn। तो ये जैकोबियन कहलाता है। अब स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एग्जांपल है, आप लोग क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। इफ u इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस जेड एंड v इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस 3z एंड w इज इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 5z, u v w की वैल्यू आपको गिवन है। कैलकुलेट करने को कह रहा है जैकोबियन ऑफ u v w विद रेस्पेक्ट टू x y z। तो स्टूडेंट आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जैकोबियन अगर u v w x y z का हमें सॉल्व करना है, u v w का x y z के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो तभी सॉल्व हो पाएगा जब ये न्यूमरेटर में जो टर्म्स हैं u v और w इनकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ x y z को इन्वॉल्व करती हो। मीन्स u की वैल्यू भी x y z में होनी चाहिए, v भी x y z में और w भी x y z में। अगर ऐसा है तभी हम सॉल्व कर पाएंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम पहले देख रहे हैं कि हाँ u हमें एक्स वाई जेड की फॉर्म में गिवन है, वी भी एक्स वाई जेड की फॉर्म में ही गिवन है और डब्ल्यू भी एक्स वाई जेड की फॉर्म में गिवन है। इट मींस हम ये जैकोबियन सॉल्व कर सकते हैं। अब जैकोबियन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस पर आते हैं। तो जैकोबियन की डेफिनेशन क्या कहती है कि जैकोबियन ऑफ, अगर आपको यू वी डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड सॉल्व करना है तो डेफिनेशन क्या कहती है। सबसे पहले आपको न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है, u, तो पहली रो में u का पार्शियल डेरिवेटिव आएगा किसके रेस्पेक्ट में, जो डिनोमिनेटर में लिखे हैं वेरिएबल उनके रेस्पेक्ट में, यानी कि x के रेस्पेक्ट में, फिर y के रेस्पेक्ट में u का पार्शियल डेरिवेटिव और फिर z के रेस्पेक्ट में। फिर सेकंड रो में क्या आएगा, जो सेकंड नंबर पर न्यूमरेटर में दिख रहा है क्या, v का पार्शियल डेरिवेटिव आएगा इन सभी के रेस्पेक्ट में, यानी कि v का x के रेस्पेक्ट में, v का y के रेस्पेक्ट में और v का ही पार्शियल डेरिवेटिव z के रेस्पेक्ट में। लास्ट रो में जो लास्ट वेरिएबल न्यूमरेटर में दिख रहा है यानी कि w, उसका पार्शियल डेरिवेटिव आएगा x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, देन z के रेस्पेक्ट में। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वैल्यूज है आपको u की वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रही है। u की वैल्यू किसके इक्वल है, x प्लस 2y प्लस जेड। अगर हम इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे दैट मींस डेल u अपॉन डेल x निकालना है, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। हम पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं पहले, जब हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो आपका y और z कांस्टेंट रहने वाला है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो y और z कांस्टेंट होगा, तो 2y का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है और z का डेरिवेटिव भी 0, और x का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 1। तो टोटल सॉल्व करके आपका 1 प्लस 0 इट मींस 1 आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। इसी तरीके से स्टूडेंट हम u का पार्शियल डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y को छोड़कर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि x और z कांस्टेंट रहने वाला है, तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे y के तो x कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, यहाँ z कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0 और बीच में ये 2y है, इसमें से 2 कांस्टेंट है और प्रोडक्ट में y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा और बाकी प्लस 0 होने की वजह से ये टोटल 2 आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम इसका z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x और y कांस्टेंट, तो ये भी 0, इसका x का डिफरेंशिएशन 2y का भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और z के रेस्पेक्ट में करें तो z का आपका 1 आ जाएगा। तो ये सॉल्व करके 1 प्लस 2 प्लस 1 आपकी वैल्यू आ रहेगी। नेक्स्ट फिर हम सेकंड रो में जाएं तो डेल v अपॉन डेल x की जरूरत है। मिस v का पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में करना है तो y और z रहेगा कांस्टेंट, तो x के रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का x के रेस्पेक्ट में यहाँ 1 आ जाएगा और y कांस्टेंट है तो 2y कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, 3z भी कांस्टेंट है तो इसका 0, तो सॉल्व करके ये आपका 1 आ जाएगा। इसी तरीके से v का पार्शियल डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट रहेगा और z कांस्टेंट रहेगा y के रेस्पेक्ट में करने हैं तो x कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 3z ये भी कांस्टेंट है इसका 0, बाकी मिडिल में आपका 2y आएगा और y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इसका करेंगे तो आपको 2 वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट फिर हम इसका z के रेस्पेक्ट में करेंगे, सिमिलरली वो 3 आ जाएगा। अब w का करेंगे इसी तरीके से x के रेस्पेक्ट में तो आपको 2 मिल जाएगा। w का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x और z कांस्टेंट तो इनका 0 और y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो मिडिल टर्म 3y इसका डिफरेंशिएशन 3 आ जाएगा। z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x और y कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर z के रेस्पेक्ट में w का करेंगे तो x कांस्टेंट 2x का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है 3y भी कांस्टेंट रहेगा z के रेस्पेक्ट में करें तो इसका भी 0, 5z का करेंगे तो आपको वैल्यू 5 मिल जाएगी।
स्टूडेंट फिर हम यहाँ पर ये जो डिटर्मिनेंट है इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जैकोबियन तो इसी डिटर्मिनेंट के इक्वल है, तो इसे सॉल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए किसी भी एक रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में इसे एक्सपेंड कर देते हैं। अगर हम फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा और ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हाइड हो जाएगी, तो डिटर्मिनेंट आएगा 2 3 3 5। फिर मिडिल में आपको 2 दिख रहा है, तो ये पहली टर्म फर्स्ट पॉजिटिव आएगी, सेकंड नेगेटिव, और यहाँ पर कोफिशिएंट इसका 2 आ जाएगा, इसका कोफैक्टर प्रोडक्ट में आ जाएगा। इट मीन्स फर्स्ट रो को हाइड कर लेंगे और फर्स्ट कॉलम को, तो आपका मैट्रिक्स 2/2 का आएगा 1 2 3 5। फिर प्लस इसी फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में करें तो इसका लास्ट एलिमेंट आएगा +1, और इसमें इस बार फर्स्ट रो को हाइड रखेंगे और लास्ट कॉलम को हाइड कर देंगे, तो डिटरमिनेंट आपका आ जाएगा 1 2 2 3। तो स्टूडेंट यहाँ से हम सॉल्व करके देख सकते हैं, ये डिटरमिनेंट 5 2 जा 10 -3 3 जा 9 आ जाएगा, -2 5 1 जा 5 -3 2 जा 6 आ जाएगा। फिर प्लस 1 × 3 × 1 3 -2 2 जा 4। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 9 10 - 9 आपका 1 आ जाएगा, -5 - 6 आपका -1 × 2 -2 +2 आ जाएगा। फिर यहाँ से ये सॉल्व करके आपका -1 आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके टोटल हम देख रहे हैं तो 2 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जैकोबियन सॉल्व कर सकते हैं UVW का XYZ के रेस्पेक्ट में। स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से आप लोगों को ये क्वेश्चन अभी समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल की जैकोबियन हमें कैसे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड और देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे सामने एग्जाम्पल, जिसमें कि हमें u की वैल्यू गिवन है XYZ, v की वैल्यू गिवन है XY + YZ + ZZ एंड w की वैल्यू x + y + z गिवन है। ये UVW की वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है और फाइंड करने को कह रहा है, कंप्यूट करने को कह रहा है जैकोबियन डेल UVW विद रेस्पेक्ट टू डेल XYZ। मीन्स UVW का जैकोबियन हमें XYZ के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है। तो जैकोबियन फाइंड आउट करने से पहले फिर से हमें एक क्वेश्चन अपने आप से पुटअप करना है कि जो जैकोबियन सॉल्व करना है वो क्या हम फाइंड आउट कर भी सकते हैं इस एक्सप्रेशन के लिए या नहीं जो हमें गिवन है। तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि हमने क्वेश्चन में अभी डिस्कस किया था जैकोबियन UVW का सॉल्व करना है, तो उसके लिए u की वैल्यू XYZ में दिखनी चाहिए, v भी XYZ में, जो न्यूमरेटर में टर्म्स है वो नीचे वाले के फंक्शन होने चाहिए। मीन्स u की वैल्यू XYZ का फंक्शन होनी चाहिए, v की वैल्यू भी XYZ का और w भी XYZ का। क्या हमारे पास ऐसा गिवन है? हाँ गिवन है, u की वैल्यू XYZ में है, v भी XYZ में है, w भी XYZ में है। इट मीन्स हम सीधा सीधा डेफिनेशन के बेसिस पर हम जैकोबियन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आते हैं जरा जैकोबियन की डेफिनेशन क्या कहती है। तो जैकोबियन की डेफिनेशन हमें जो कहती है कि जैकोबियन ऑफ UVW विद रेस्पेक्ट टू XYZ किसके इक्वल होगा जैकोबियन की डेफिनेशन से। फर्स्ट रो में आप ये इक्वल टू होगा एक डिटरमिनेंट के, जिसमें फर्स्ट रो में आपका फर्स्ट न्यूमरेटर में जो टर्म दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, u का डेरिवेटिव आएगा किसके रेस्पेक्ट में, जो नीचे वेरिएबल है इन सभी के रेस्पेक्ट में, वो फर्स्ट रो में आ जाएगा। यानी कि u का x के रेस्पेक्ट में आएगा पहले फर्स्ट रो में, फिर y के रेस्पेक्ट में आएगा u का पार्शियल डेरिवेटिव और z के रेस्पेक्ट में आएगा। ये आपकी फर्स्ट रो क्रिएट हो जाएगी। इसी तरीके से आप नेक्स्ट सेकंड रो में क्या आएगा, आपका सेकंड वेरिएबल जो न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है, इट मींस v का पार्शियल डेरिवेटिव आएगा x के रेस्पेक्ट में, v का y के रेस्पेक्ट में और v का z के रेस्पेक्ट में। तो ये फर्स्ट प्लेस पर, फिर सेकंड रो में और फिर थर्ड रो में आपका क्या आएगा, w का पार्शियल डेरिवेटिव आएगा किसके रेस्पेक्ट में, x के, y के और z के रेस्पेक्ट में। ये डेरिवेटिव्स आपके आ जाएंगे इक्वल्स टू। अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर जब हम x ये वैल्यू रखने जाएंगे del u अपॉन del x, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डेरिवेटिव u की वैल्यू कितनी दी हुई है, XYZ। तो इसका जब हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो y और z कांस्टेंट रहेगा, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो इससे पहले एक वीडियो मैंने डाली हुई है, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव टॉपिक मैंने पहले से सेपरेटली एक वीडियो में अच्छे से क्लियर किया हुआ है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर एक्सप्लेन करने की। तो ये u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में करना है, तो आपका y और z कांस्टेंट रहेगा। तो y और z कांस्टेंट है तो इसको इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y और z कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में एज इट इज आ जाएगा प्रोडक्ट में, और x का x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1, तो yz इंटू 1 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से जब u का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपका x और z कांस्टेंट रहेगा। तो x और z प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन में कोई कांस्टेंट होता है तो वो प्रोडक्ट में बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन के। तो y के रेस्पेक्ट में करें तो x और z प्रोडक्ट में बाहर आ जाएगा और इनटू में फिर y का डेरिवेटिव आएगा। x और z बाहर आ गया और फिर y का डेरिवेटिव आएगा इनटू में y के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा, वो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम डिफरेंशिएशन इसका करेंगे u का z के रेस्पेक्ट में, तो z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट मींस x और z कांस्टेंट रहेंगे। तो जब हम u का x z के रेस्पेक्ट में करें तो x और y कांस्टेंट रहेगा, इट मींस ये कांस्टेंट, तो वो एज इट इज आ जाएगा।
और जेड का जेड के रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन आपका 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये डिटरमिनेंट आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड रो में अगर हम जाते हैं स्टूडेंट, तो v का पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में चाहिए, v का x के रेस्पेक्ट में। तो v आपका ये एक्सप्रेशन है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे v का, तो x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट मींस y और z कांस्टेंट रहेगा। तो y और z कांस्टेंट रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं v की वैल्यू का। तो एक्स वाई का करेंगे और y कांस्टेंट है तो आपका वो प्रोडक्ट में आएगा और x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। फिर प्लस इसका करेंगे y z, तो y और z दोनों कांस्टेंट है क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करें तो ये डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा प्लस। फिर प्लस x के रेस्पेक्ट में लास्ट टर्म zx का करेंगे डेरिवेटिव v के अंदर, तो zx का करेंगे तो आपका z कांस्टेंट है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो प्रोडक्ट में एज इट इज आ जाएगा और इनटू x का x के रेस्पेक्ट में 1। इट मींस ये सॉल्व करके y प्लस z आ जाएगा, v का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव y प्लस जेड आ जाएगा। इसी तरीके से जब v का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, इट मींस ये वाली वैल्यू निकालेंगे, तो आपका y के रेस्पेक्ट में करने पर x और z कांस्टेंट रहने वाला है। तो इसके लिए यहाँ पर जब डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में करोगे तो सॉल्व करके x प्लस जेड आ जाएगा सिमिलरली। इसी तरीके से जब z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x प्लस y आ जाएगा स्टूडेंट्स। अभी w का करना है, w का x के रेस्पेक्ट में आप करोगे तो ये x के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे w का, तो y और z कांस्टेंट रहेगा, इट मींस y का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, z का 0 हो जाएगा, तो ये दोनों तो प्लस 0 आएंगे। पर जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x का x के रेस्पेक्ट में 1, तो 1 प्लस 0 आपका 1 आ जाएगा। इसी तरीके से w का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वो भी 1 आ जाएगा। w का z के रेस्पेक्ट में अगर हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो वो भी आपका 1 आ जाएगा। अभी बात आती है स्टूडेंट, ये जो सॉल्व करके हमें डिटरमिनेंट मिला है वो सॉल्व करके क्या मिल गया है, वाई जेड, नेक्स्ट एक्स जेड या जेड एक्स, नेक्स्ट एक्स वाई, सेकेंड रो में आपको मिला वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस वाई, एंड लास्ट रो में 1 1 1। स्टूडेंट जब आप इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो वो आपकी जैकोबियन की वैल्यू मिल जाएगी। पर आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में जो आप टीचर के पास आंसर होता है वो डिटरमिनेंट सॉल्व करके वो एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं होता, फैक्टराइज फॉर्म में होता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि जब ये डिटरमिनेंट है इसको डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना है, आपको इसमें से सिंप्लीफाई करना है, इसमें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज लगाते हुए, रो कॉलम ऑपरेशन लगाते हुए, जिससे कि ये इजीली बाद में एक्सपेंड भी हो जाए और कुछ फैक्टर हैं तो वो फैक्टर भी हो जाए। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना ईजी हो जाता है अगर एक ही रो या कॉलम में एटलीस्ट 2 एंट्री 0 क्रिएट कर लें। तो हमें यहाँ पर कुछ ऑपरेशन लगाने हैं जिससे कि एक ही रो या कॉलम में एटलीस्ट 2 एंट्रीज 0 मिल जाए। तो यहाँ पर हमने ऑपरेशन अगर हम अप्लाई करें, ये C1 कॉलम 1 की हेल्प में से हम कॉलम 2 को कॉलम 1 में से कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस कर दे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1। ऐसे ही कॉलम 3 में से कॉलम 1 माइनस कर दे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो आपको ये 0 मिल जाएगी एक ही रो में। तो हम ये ऑपरेशन लगा देते हैं। तो C2 चेंज इंटू C2 माइनस C1 और C3 चेंज इंटू C3 माइनस C1। स्टूडेंट आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, जब भी एक ही स्टेप में मोर देन वन ऑपरेशन लगा रहे हैं, एक ही स्टेप में मोर देन वन ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है जो भी ऑपरेशन लग रहे हैं एक स्टेप में वो सभी किसी एक ही कॉलम या रो की हेल्प से चेंज होनी चाहिए। जैसे यहाँ C2 को भी हमने C1 की हेल्प से चेंज किया, C3 को भी C1 की हेल्प से, तो दोनों को ही हमने सेम रो सेम कॉलम C1 की हेल्प से चेंज किया, तो ऑपरेशन एप्लीकेबल है इट मींस। तो आपने यहाँ पर देख रहे हैं C2 और C3 में चेंज किया, C1 में कोई चेंज नहीं है तो C1 एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पर, वाई जेड एज इट इज, y प्लस जेड एज इट इज, 1 एज इट इज। अब C2 चेंज इंटू C2 माइनस C1 कर रहे हैं, तो C2 है आपका ZX और इसमें से माइनस करेंगे YZ, तो आप देख रहे हैं Z कॉमन आ जाएगा और बाकी प्रोडक्ट में क्या रह जाएगा, x माइनस y। इसी तरीके से यहाँ पर C2 में x प्लस जेड है और इधर C1 में y प्लस जेड है, माइनस करेंगे तो z से z कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा x माइनस y। यहाँ पर C2 में ये 1 है और इधर C1 में 1 है, तो 1 माइनस 1 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो ये C2 माइनस C1 वाला ऑपरेशन अप्लाई हो गया। नेक्स्ट C3 चेंज इंटू C3 माइनस C1 अप्लाई करेंगे, तो C3 में से C1 माइनस करेंगे, तो C3 में कॉलम 3 में पहला एलिमेंट XY है और कॉलम 1 में पहला एलिमेंट YZ है, तो माइनस करेंगे तो Y कॉमन आ जाएगा, Y कॉमन आ जाएगा और फिर क्या आएगी वैल्यू, x माइनस z बच जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर C3 में x प्लस वाई और C1 में y प्लस जेड है, माइनस करेंगे y से y कैंसिल, तो x माइनस z बच जाएगा। 1 माइनस 1 यहाँ पर करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये ऑपरेशन लगाने के बाद हमें ये डिटरमिनेंट मिल गया। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस डिटरमिनेंट में से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, सेकंड कॉलम में से x माइनस वाई कॉमन दिख रहा है। तो हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी जानते हैं कि डिटरमिनेंट में कोई भी एक रो या एक कॉलम में से कोई भी एंट्री कॉमन आकर बाहर प्रोडक्ट में आ सकती है। तो यहाँ से x माइनस वाई सेकेंड कॉलम से कॉमन आ जाएगा और x माइनस जेड थर्ड कॉलम से कॉमन आ जाएगा। जब हम इन्हें कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर वाई जेड फर्स्ट कॉलम, y प्लस जेड 1
और सेकंड कॉलम में आपका x माइनस वाई हम कॉमन लिया है तो यहाँ पर z दिखाई देगा, यहाँ पर 1 दिखाई देगा, यहाँ पर 0। थर्ड कॉलम में से भी x माइनस जेड कॉमन लिया है आपने तो यहाँ पर y दिखाई देगा, यहाँ पर कॉमन लेने पर यहाँ पर x माइनस जेड कॉमन लिया तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर 0 एज इट इज दिखाई देगा। तो ये आपको डिटरमिनेंट मिल जाएगा। स्टूडेंट अभी आप देख सकते हैं कि इस डिटरमिनेंट के अंदर एक रो ऐसी मिल गई है जिसमें 2 एंट्रीज 0 है, तो इसको एक्सपेंड करना आसान हो जाएगा। 3/3 का डिटरमिनेंट है और उसमें एक रो या एक कॉलम में 2 एंट्री 0 हो जाए तो एक्सपेंड करना ईजी हो जाता है। तो अगर हम इसे एक्सपेंड करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थर्ड रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो आपका क्या आएगा 1 इंटू फर्स्ट कॉलम और लास्ट रो जो है वो आपका हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट कॉलम और लास्ट रो को हाइड करेंगे तो डिटरमिनेंट आएगा z y और 1 1, ठीक है। फिर प्लस स्टूडेंट जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 0 इंटू सेकेंड लास्ट रो के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 इंटू फर्स्ट लास्ट रो एंड सेकंड कॉलम हाइड हो जाएगा और 0 इंटू समथिंग जो भी डिटरमिनेंट आएगा वो 0 ही हो जाएगा। ऐसे लास्ट इस वाले एलिमेंट के लिए भी 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स टोटल सॉल्व करके प्लस जीरो यहाँ पर आएगा और आपको सॉल्व करके वैल्यू मिलेगी x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड इंटू जेड माइनस वाई। तो ये जैकोबियन की वैल्यू आ जाएगी। बट स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि टीचर के पास जनरली जो आंसर होता है फैक्टराइज फॉर्म में वो एक साइक्लिक फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आई आपको इसको साइक्लिक फॉर्म में लिखना होगा। साइक्लिक फॉर्म में मीन्स पहले x माइनस वाई किया देन y माइनस जेड। तो y माइनस जेड हम यहाँ से देख रहे हैं माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये y माइनस जेड आ जाएगा, -1 कॉमन ले लिया। तो फिर देन z माइनस एक्स, तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो वो माइनस यहाँ से जो आया जो माइनस आया ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये z माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इनकेस कुछ माइनस साइन बचता है तो वह बाहर प्रोडक्ट में लिखते हैं बट यहाँ पर सब एडजस्ट हो गया तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो टीचर के पास आंसर इसी फॉर्म में होगा, फैक्टराइज फॉर्म में होगा स्टूडेंट। तो ये इसका आंसर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल और यहाँ पर हम देख लेते हैं। इफ y1 इज इक्वल टू x2 x3 अपॉन x1 and y2 is equal to x1 x3 upon x2 and y3 is equal to x1 into x2 upon x3, then we have to show that Jacobian of y1 y2 y3 with respect to x1 x2 x3 is equal to 4। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। किसी भी एग्जाम की अगर हम बात करें बीएससी एमएससी या बीटेक की बात करें तो बीटेक में भी ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में आया हुआ है और बीएससी में भी। तो इसको देख लेते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर y1 जो है वो x1 x2 x3 की फॉर्म में y2 भी और y3 भी, और जैकोबियन हमें y1 y2 y3 का x1 x2 x3 के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जैकोबियन सॉल्व तभी हो सकता है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब y1 की वैल्यू सिर्फ x1 x2 x3 की फॉर्म में, y2 भी और y3 भी, तो यहाँ पर इसी फॉर्म में है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका मतलब हम जैकोबियन डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक्सप्रेशन अगर आप देख रहे हैं तो y1 y2 y3 थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। तो जब हम जैकोबियन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जैकोबियन को लिखेंगे तो उसमें जो डेरिवेटिव रिक्वायर्ड होने वाले हैं वो थोड़े से टफ हो जाने वाले हैं। तो जैकोबियन के अंदर डिटरमिनेंट के अंदर उन्हें सॉल्व करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसलिए इन्हें हम पहले ही सॉल्व कर लेते हैं सारे डेरिवेटिव। मीन्स यहाँ पर y1 की वैल्यू हमारी कितनी है x2 x3 अपॉन x1 है। तो इसके सारे डेरिवेटिव्स हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम y1 का पार्शियल डेरिवेटिव x1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y1 की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पर स्टूडेंट्स, y1 की वैल्यू है x2 x3 अपॉन x1। तो जब हम x1 के रेस्पेक्ट में करें स्टूडेंट्स तो x2 और x3 तो कांस्टेंट रहने वाले हैं। तो ये प्रोडक्ट में आपका बाहर आ जाएगा x2 x3 और डिफरेंशिएशन आपका सिर्फ किसका होगा x1 के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन x1 का। और 1 अपॉन x1 को स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, x1 की पावर -1। तो पावर फार्मूले x1 की पावर -1, तो पावर फार्मूले से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इट मीन्स पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी x की पावर n फार्मूले के अकॉर्डिंग -1 मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर आपका आ जाएगा x1 टू द पावर -2 और x1 टू द पावर -2 को अपॉन में x1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये सॉल्व करके हमें किसकी वैल्यू मिल जाती है, डेल y1 अपॉन डेल x1 की। स्टूडेंट्स इसी तरीके से जब हम y1 का पार्शियल डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x2 के, तो x2 के रेस्पेक्ट में y1 का करना है x2 के रेस्पेक्ट में। y1 हमारा क्या था, ये वैल्यू x2 x3 अपॉन x1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x2 के रेस्पेक्ट में करें तो कांस्टेंट क्या रहने वाला है, x3 और x1। ये प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन में कोई कांस्टेंट होता है तो वो बाहर आ जाता है। इट मीन्स यहाँ पर x3 अपॉन x1 बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन x2 का x2 के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, और x2 का x2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पावर फॉर्मूले से 1 हो जाएगा। इट मीन्स ये x3 अपॉन x1 आ जाएगा। किसकी वैल्यू स्टूडेंट ये आती है, ये डेल y1 अपॉन डेल x2 की वैल्यू आती है हमें x3 अपॉन x1 के इक्वल, ये वैल्यू हमें मिलती है। इसी तरीके से ये वैल्यू किसकी है, ये डेल y1 अपॉन डेल x1 की वैल्यू हमने सॉल्व करी थी जो किसके इक्वल आई है, -x2 x3 अपॉन x1 स्क्वायर।
स्टूडेंट इसी तरीके से जब हम डेरिवेटिव y1 का करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x3 के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या आ जाएगा, जब हम y1 का डेरिवेटिव x3 के रेस्पेक्ट में स्टूडेंट करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि y1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है x2 x3 अपॉन x1, और हम डेरिवेटिव x3 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x2 और x1 कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा x2 अपॉन x1, डिफरेंशिएशन फिर होगा प्रोडक्ट में x3 का x3 के रेस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि x3 का x3 के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और ये वैल्यू x2 अपॉन x1 आ जाएगी इंटू 1, और यहाँ से वैल्यू हमें y1 का डेरिवेटिव x3 के रेस्पेक्ट में मिल गया, यानी कि x2 अपॉन x1, ये वैल्यू हमें मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने y1 का डेरिवेटिव किया x1 x2 x3 के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली यहाँ पर स्टूडेंट्स y2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन है कितना, y2 इज इक्वल टू x1 x3 अपॉन x2। तो इसके लिए हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं y2 का x1 के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो आपका x3 अपॉन x2 कॉन्स्टेंट रहेगा, और आपका डेरिवेटिव किसके x1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x1 का 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपको डेल y2 अपॉन डेल x1 की मिल जाएगी। इसी तरीके से डेल y2 का जब हम पार्शियल डेरिवेटिव x2 के रेस्पेक्ट में स्टूडेंट्स करेंगे तो यहाँ पर x2 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपको दिख रहा है कि x1 x2 कांस्टेंट रहेगा, वो प्रोडक्ट में बाहर आ जाएगा x1 x3, और 1 अपॉन x2 को x2 की पावर -1 लिखेंगे तो पावर फॉर्मूले से उसका डिफरेंशिएशन माइनस x टू दी पावर -2, इट मीन्स x2 का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा। ये वैल्यू आपको डेल x2 अपॉन डेल y2 की x2 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव की मिल जाएगी। इसी तरीके से y2 का पार्शियल डेरिवेटिव जब हम x3 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपको दिख रहा है कि y2 की वैल्यू में x3 को छोड़कर x1 x2 कांस्टेंट रहेगा, वो प्रोडक्ट में आ जाएगा x1 अपॉन x2, और x3 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x3 का 1 इंटू में आ जाएगा, इट मीन्स ये वैल्यू हमें डेल y2 अपॉन डेल x3 की मिलने वाली है। स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम y3 का भी कर सकते हैं, तो y3 हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, x1 x2 अपॉन x3। तो इसका जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो y3 का पार्शियल डेरिवेटिव जब हम x1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x2 अपॉन x3 कांस्टेंट रहेगा, वो प्रोडक्ट में आ जाएगा, और x1 का 1 हो जाएगा, तो ये x2 अपॉन x3 आ जाएगा। स्टूडेंट y3 का जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x2 के रेस्पेक्ट में तो वो सिमिलरली x1 अपॉन x3 आ जाएगा। स्टूडेंट ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, यहाँ से ये वैल्यू इसकी मिल गई है। इसी तरीके से स्टूडेंट जब हम y3 का पार्शियल डेरिवेटिव x3 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वो माइनस x1 x2 अपॉन x3 स्क्वायर आ जाएगा, जैसे हम पहले करते हुए हैं ऊपर इसी तरीके से। तो ये हमें सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स मिल चुके हैं। अब हम जैकोबियन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जैकोबियन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जैकोबियन सोल्व करना है y1 y2 y3 का किसके रेस्पेक्ट में, x1 x2 x3 के रेस्पेक्ट में। तो डेफिनेशन से इसे किसके को लिखेंगे, पहले सबसे पहले न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है y1, तो y1 का पार्शियल डेरिवेटिव आएगा फर्स्ट रो में x1 के रेस्पेक्ट में, y1 का x2 के रेस्पेक्ट में, y1 का x3 के रेस्पेक्ट में। फिर सेकंड क्या लिखा हुआ है न्यूमरेटर में y2, तो सेकंड प्लेस पर y2 का सेकंड रो में डेरिवेटिव आएगा किसके रेस्पेक्ट में, x1 के रेस्पेक्ट में, y2 का x2 के रेस्पेक्ट में, y2 का ही x3 के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट थर्ड प्लेस पर क्या लिखा हुआ है y3, तो अब थर्ड रो में y3 का पार्शियल डेरिवेटिव आएगा x1 के रेस्पेक्ट में, y3 का x2 के रेस्पेक्ट में, और y3 का ही किसके रेस्पेक्ट में, x3 के रेस्पेक्ट में। स्टूडेंट्स जब हम इसका वैल्यू पुट करेंगे तो डेल y1 अपॉन डेल x1 हमने ऊपर सॉल्व किया था, ये देखिए डेल y1 अपॉन डेल x1 हमने सॉल्व किया था, किसके इक्वल आया था, डेल y1 अपॉन डेल x1 हमने सॉल्व किया था, वो सॉल्व करके माइनस x2 x3 अपॉन x1 स्क्वायर आया था। तो वो वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं माइनस x2 x3 अपॉन x1 स्क्वायर। इसी तरीके से डेल y1 अपॉन डेल x2 हमने सॉल्व किया था, वो वैल्यू हमारी x3 अपॉन x1 सॉल्व करके आ गई थी। नेक्स्ट डेल y1 अपॉन डेल x3 सॉल्व किया था, ये वैल्यू हमारी x2 अपॉन x1 आ गई थी। नेक्स्ट फिर हमने डेल y2 अपॉन डेल x1 सॉल्व किया था स्टूडेंट, वो ये वैल्यू है डेल y2 अपॉन डेल x1, वो सॉल्व करके वैल्यू कितनी आई थी, x3 अपॉन x2 आ गई थी। इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू हमारी आई थी माइनस x1 x2 अपॉन x2 स्क्वायर। नेक्स्ट वैल्यू हमारी आई थी x1 अपॉन x2, एंड लास्ट वैल्यू जो लास्ट है y3 का डेरिवेटिव वो हमें मिला था x2 अपॉन x3 एंड x1 अपॉन x3, एंड नेक्स्ट माइनस x1 x2 अपॉन x3 स्क्वायर। तो ये सारे डेरिवेटिव्स की हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर वैल्यू रख दी है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक छोटी सी ट्रिक है इस क्वेश्चन में, अगर एज इट इज आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो डिटरमिनेंट एक्सपेंड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, पर बहुत टफ हो जाने वाला है।
ठीक है। अगर आप डिटरमिनेंट एक्सपेंड करके करेंगे हो सकता है आपका आंसर करेक्ट आ जाए, पर मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें एक शॉर्ट ट्रिक, आप एक स्पेशल ट्रिक लगाएंगे कि आप यहाँ पर फर्स्ट रो में देख रहे हैं, फर्स्ट रो में से आपका मैक्सिमम पावर x1 की अपॉन में क्या दिख रही है, स्क्वायर दिख रही है। तो x1 स्क्वायर 1/x1 स्क्वायर हम फर्स्ट रो से कॉमन ले रहे हैं, फर्स्ट रो से x1 स्क्वायर, सेकेंड रो से 1/x2 स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, थर्ड रो से 1/x3 स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब हम x1 स्क्वायर कॉमन लेंगे यहाँ पर फर्स्ट रो में, तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट में से 1/x1 स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या रह जाएगा, x2 इंटू x3 बच जाएगा। सेकेंड ये वाली रो ये एलिमेंट x3/x1, इसमें से 1/x1 स्क्वायर कॉमन लेना है, और x1 स्क्वायर तो यहाँ अपोन में है ही नहीं, तो x1 से इंटू करेंगे और डिवाइड कर देंगे, तो अब अपोन में x1 स्क्वायर बन जाएगा। फिर कॉमन लेंगे 1/x1 स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, x3 इंटू x1 बच जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 1/x1 स्क्वायर नहीं है तो x1 से इंटू डिवाइड करेंगे तो x1 स्क्वायर अपोन में से कॉमन आ जाएगा, न्यूमरेटर में रह जाएगा x2 इंटू x1। इसी तरीके से सेकंड रो से 1/x2 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x3 इंटू x2 रह जाएगा, यहाँ पर माइनस x1 इंटू x2 रह जाएगा, यहाँ पर x1 इंटू x2 रह जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका ये जो वैल्यू थी यहाँ पर ये x3 है, तो माइनस x1 x3, तो इसमें से कॉमन लिया 1/x2 स्क्वायर, तो माइनस x1 x3 रह जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आपकी वैल्यू इसी तरीके से यहाँ से कॉमन लेने पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा स्टूडेंट x2 x3, यहाँ पर आपका रह जाएगा x1 x3, 1/x3 स्क्वायर कॉमन लिया इसलिए, तो यहाँ पर x1 x3 रह जाएगा, यहाँ पर माइनस x1 x2 रह जाएगा। इस तरीके से ये आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट रो कॉलम में से, अब कॉलम वाइज हम देखें तो पहली कॉलम में आपको x2 x3 x2 x3 x2 x3 दिख रहा है। इट मीन्स इन सभी में से क्या कॉमन आ जाएगा, x2 x3 कॉमन आ जाएगा, x2 x3 यहां से कॉमन आ जाएगा फर्स्ट कॉलम से। सेकंड कॉलम से क्या आ जाएगा, x3 x1 कॉमन आ जाएगा, सभी में दिख रहा है। और थर्ड कॉलम से आपको x1 x2 कॉमन दिखाई देगा। तो इस तरीके से जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x2 x3 कॉमन लिया फर्स्ट कॉलम से, तो ये 1 रह जाएगा, यहाँ -1, यहाँ पर 1 और यहाँ 1। सेकंड कॉलम से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपको x3 x1 कॉमन लेने पर यहाँ पर 1, यहाँ -1 और यहाँ पर 1। इसमें से x1 x2 कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 1 और -1 आ जाएगा। इस तरीके से ये डिटरमिनेंट आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये x2 प्रोडक्ट में न्यूमरेटर में 2 टाइम्स आया तो x2 स्क्वायर हो गया, और ये x2 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से x3 2 टाइम में प्रोडक्ट करेंगे तो x3 स्क्वायर हो जाएगा, और ये x3 स्क्वायर से डिनोमिनेटर से कैंसिल, ऐसे x1 स्क्वायर कैंसिल। तो ये तो सॉल्व करके आपका कैंसिल आउट होकर 1 हो गया। अभी हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो इस डिटरमिनेंट को स्टूडेंट्स जब हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में अगर हम एक्सपेंड कर दें तो -1 इंटू -1 आएगा, इंटू इसको फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो दिस इंटू दिस, यानी कि 1 -1 ये आ जाएगा। नेक्स्ट फिर करेंगे आपका -1 फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं तो -1 इंटू ये कॉलम हाइड हो जाएगा इस बार सेकंड वाला, और फर्स्ट रो हाइड रहेगा, तो ये आपका आ जाएगा 1 इंटू -1 और ये -1 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर आपकी वैल्यू +1 इंटू ये 1 फर्स्ट रो हम हाइड कर रहे हैं लास्ट कॉलम, तो ये आपका 1 +1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप देख सकते हैं सॉल्व करके ये आपकी टोटल वैल्यू 2 + 2, क्योंकि ये तो 0 हो गई और ये 2 + 2 कितना आ जाएगा, सॉल्व करके 4 आ जाएगा। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को जैकोबियन के जो है कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बहुत से क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, इस तरीके से जैकोबियन का ये जो कंसेप्ट है वो लगभग कंप्लीट होता है। अभी कंप्लीट तो वैसे नहीं है, कुछ पार्ट और रह जाते हैं, 1-2 डेफिनेशंस, तो वो भी हम नेक्स्ट आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। स्टूडेंट्स अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक कहीं पर समझ में ना आया हो किसी क्वेश्चन में, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से चलाकर फिर से दोबारा देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1 नहीं 2 बार देखिए तो आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो वैसे एक ही बार में आ जाना चाहिए, बट आप एक बार अगेन चला कर देखेंगे तो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।